हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसी क्विज सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसके पहले और जितने भी 4 जो लोकल लॉ के जो हैं माइनर, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज ये 5वां है। इसके बाद आपका बचेगा आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का जो है उसका प्रैक्टिस सेट बचेगा, और सबका मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको 2 पार्ट में करवाऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया दोस्तों, यह पारित किया गया 15 जून 1916 को। 15 जून 1916 को पारित किया गया। और कब से लागू हुआ? यह लागू हुआ 1 जुलाई 1916 से यह प्रवर्तन में है, यानी कि प्रभाव में है, यह लागू है। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें जो है दोस्तों, कुल जो आपका मैं इसमें बताता रहता हूँ कि आपके कितने इसमें सेक्शन हैं, कितने अध्याय हैं। तो ये भी जान लीजिए कि इसमें कितनी धाराएं हैं। तो इसमें टोटल जो अध्याय हैं यानी चैप्टर, वो हैं 12। सेक्शन है आपके 342, और अनुसूची यानी शेड्यूल जो है इसमें है 10 अनुसूचियाँ इसमें हैं। जितने भी आपके यूपी के जो लोकल लॉ हैं, इसी में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं और सबसे ज़्यादा अनुसूचियाँ भी इसी में हैं। 342 धाराएं हैं, 12 अध्याय हैं और 10 अनुसूचियाँ इसमें हैं। आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें दिया है कि यह इष्टकर, यहाँ दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, यह इंटकर टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन यह है आपका इष्टकर। इसको आधा सा पढ़िएगा। ठीक। यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को समेकित किया जाए। यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को संशोधित किया जाए। यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित किया जाए। चौथा है, यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को परिभाषित किया जाए। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। करेक्ट आंसर जो है वो है सी, यानी कि यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित किया जाए। तो दोनों चीज़ इसमें कही गई है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है दोस्तों प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 प्रवर्तित होगा। तो कब से प्रवर्तित होगा? यह होगा 1 जुलाई 1916 को, जो कि हमने आपको उसमें बताया आगे। तीसरा है, निवासी का तात्पर्य है जो उस क्षेत्र में निवास करता है। यहाँ उस की जगह पर उसे हो गया, मिसप्रिंट है। जो उस क्षेत्र में निवास करता है, जो उस क्षेत्र में कारोबार करता है, जो उस क्षेत्र में निवास और कारोबार करता हो, जो उस क्षेत्र में निवास और कारोबार करता हो, या वहाँ पर स्थावर संपत्ति का स्वामी या अध्यासी हो। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर डी, यानी कि जो उस क्षेत्र में निवास और कारोबार करता हो या वहाँ पर स्थावर संपत्ति का स्वामी या अध्यासी हो। आपका चौथा प्रश्न, मास्टर प्लान 2(8) का में शामिल नहीं है। यानी कि जो परिभाषा खंड है वो है आपका सेक्शन 2 परिभाषा खंड है। अब इसमें भी दोस्तों आपका जो इसमें ढेर सारे परिभाषा खंड दिए गए हैं। तो इसमें 8 का में मास्टर प्लान के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि 2 के 8 का में मास्टर प्लान में क्या शामिल नहीं है। मुख्य सड़कें और परिवहन मार्ग, आवासीय अनुभाग, उपमार्ग, व्यापार क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाएं। तो इसमें जो है आपका चौथे का जो विकल्प जो है आपका सी, यह सम्मिलित नहीं है मास्टर प्लान में। तो इसमें जैसे मास्टर प्लान में इसमें ढेर सारे विषय बताए गए हैं, जैसे कि मुख्य सड़कें और परिवहन मार्ग, आवासीय अनुभाग और शैक्षिक संस्थाएं। 3 तो आपने इसमें 3 आपका मेंशन है पहले से ही।
तो इसमें जो है और आप जान लें कि इसमें क्या क्या है। जैसे है व्यापार क्षेत्र, यहाँ देखिए उपमार्ग व्यापार क्षेत्र लिखा हुआ, जबकि उसमें क्या है व्यापार क्षेत्र है जो आपका मास्टर प्लान में है। औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। और उसके बाद सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन के अन्य स्थान, सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक भवन तथा कोई अन्य स्थान जो किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए हों। तो इतनी चीज़ें मास्टर प्लान के अंतर्गत रखी गई हैं धारा 2 के 8 का में। अधिसूचना से तात्पर्य है सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नगर निगम द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नगर पंचायत द्वारा जारी की गई अधिसूचना, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना। तो इसका तात्पर्य है अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित की गई अधिसूचना। तो यह कहाँ पर इसकी परिभाषा कहाँ दी गई? तो सेक्शन 2 के खंड 10 में इसको बताया गया है अधिसूचना के बारे में। अगला जो है आपका संपत्ति का निर्धारण, सूची में नए या परिवर्तित भवन की प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहना, यहाँ पर सुमेलित करना है। अगला जो है इसमें खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में असफल रहना, किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन, किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। इसके हिसाब से आपको मिलान करना है। तो ए का जो है पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी कि सभी एक दूसरे के सामने जो है वही सही हैं। तो संपत्ति का निर्धारण, सूची में नए या परिवर्तित भवन की प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहना, इसमें अगर कोई असफल रहता है तो 50 रुपये या 3 मास के लिए देय कर का 10 गुना। आगे जो है खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में असफल रहना, और कोई असफल रहता है खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में, तो उसको क्या होगा 50 रुपये अध्यासन के दिनांक से देय कर का 10 गुना उसको जुर्माना देना होगा। तीसरा है भवन, किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन। तो इसमें दोस्तों न्यूनतम 250 रुपये से अधिक रहते हुए 250 रुपये से अधिक रहते हुए 1000 रुपये तक, यानी कि कम से कम 250 रुपये और अधिकतम कितना होगा 1000 रुपये। किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन, अगर कोई किसी नाली का अवैध निर्माण करता है, उसका परिवर्तन करता है तो कितने रुपये से दंडित होगा 50 रुपये से। कक्ष समितियों का गठन धारा 3 खा के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा। ठीक, तो कक्ष समितियों का पूछ रहा है इसमें के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा। 2 लाख या उससे अधिक, 3 लाख या उससे अधिक, 4 लाख या उससे अधिक, 5 लाख या उससे अधिक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 लाख या उससे अधिक। नगर पालिका कर्तव्यों में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिड़काव, आवारा कुत्तों को हटाना और नष्ट करना, पत्थर जनित सड़कों, पुलियों, शौचालयों का निर्माण करना। तो दोस्तों यही इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो है विकल्प आपका डी सही है, यही इसमें शामिल नहीं है। ठीक, पत्थर जनित सड़कों, पुलियों, शौचालयों का निर्माण करना ये नगर पालिका के कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अब ये जान लें कि नगर पालिका के जो कर्तव्य की बात की गई है वो किस सेक्शन में दी गई है। तो नगर पालिका का जो कर्तव्य की बात है वह आपका दिया गया है धारा 7 में। ठीक, तो धारा 7 में नगर पालिका के कर्तव्य की बात की गई है, कितने में? सेक्शन 7 में। ठीक, आगे जो है फिर ये सूची सुमेलित करना है। तो इसमें जान लें कि इसका कौन सा सही है। पहले तो 9 का जो है आपका ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक, 9 का ए सही है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि जो सामने सामने वही सही है। तो इसमें देख लें कि किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन दंड कितना 50 रुपये। अगर कोई किसी नाली का अवैध निर्माण करता है, कोई परिवर्तन करता है तो 50 रुपये से दंडित होगा। रूढ़िगत सफाई कारों द्वारा उपेक्षा, अगर मान लीजिए कोई रूढ़िगत सफाई कर्मी है और वह अपने सफाई करने के कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो 10 रुपये से दंडित होगा। मार्ग का अवैध निर्माण, कोई मार्ग का अवैध निर्माण करता है तो 500 रुपये से दंडित होगा। मार्ग या नाली के ऊपर अप्राधिकृत प्रक्षेपण का निर्माण तो न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये से वह दंडित होगा। अगला जो है इसमें भी सूची को सुमेलित करना है। तो इसमें भी देख लीजिए कौन सा सही है। सबसे पहले तो इसमें 10वें का डी सही है, 10 का
डी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ए का 4 आप देख लीजिए क्या है। तो ए का 4 जो है आपका मार्गों के नाम और भवनों की संख्या में अनुचित हस्तक्षेप, यानी ए का 4 आपका न्यूनतम 250 रुपये से वह दंडित किया जाए अगर वह ऐसा हुआ काम करता है। उसके बाद बी का 3, अब बी का मार्गों की मरम्मत इत्यादि के दौरान किए गए प्रबंध में हस्तक्षेप अगर कोई करता है तो कितने से दंडित किया जाएगा, 50 रुपये से। और उसके बाद अगर सी का 2, बिना लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के पशुओं के लिए वध करना तो कितने से दंडित होगा, वह दंडित होगा 20 रुपये। ठीक, वह दंडित होगा 20 रुपये से। और अनैतिक परियोजनाओं के लिए आवारा घूमना और प्रलोभ देना तो कितने से दंडित होगा, 50 रुपये से, यानी डी का 1। नगर पालिका के वैवेकी कृत्य यानी धारा 8 कौन नहीं है, इसमें कौन से नगर पालिका के वैवेकीय कृत्य नहीं हैं, यानी वैवेकीय कृत्य के बारे में उपबंध जो है धारा 8 में किया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उसका वैवेकीय कृत्य नहीं है। मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना। दूसरा गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। तीसरा पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि। चौथा मेले और प्रदर्शनियाँ लगाना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। यह जो है उसका वैवेकी कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निगमित निकाय है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, ए एवं बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है विकल्प सी, यानी कि नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद जो है दोनों जो है निगमित निकाय हैं। किस धारा में अंतर्निहित है कि नगर पालिका बोर्ड एक विधिक व्यक्ति होगी। अब यह किस धारा में बताया गया कि नगर पालिका बोर्ड जो है एक विधिक व्यक्ति होगी, धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7, धारा 8 में। तो यह बताया गया है धारा 6 में, यानी विकल्प जो आपका बी सही है। अधिनियम की किस धारा में नगर पालिका के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो नगर पालिका के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो धारा 7 में बताया गया है, यानी 14 का ए आपका विकल्प सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका परिषद में कम से कम निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो कम से कम कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें नगर पालिका में, तो इसमें जो है कम से कम होते हैं 25 सदस्य होते हैं, यानी विकल्प ए आपका सही है। और अगला प्रश्न है, नगर पालिका परिषद में अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 55, यानी विकल्प आपका बी सही है। नगर पालिका परिषद में कितने सदस्य नामित हो सकते हैं, तो नगर पालिका में विकल्प है न्यूनतम 3 और अधिकतम 5, न्यूनतम 2 और अधिकतम 5, न्यूनतम 3 और अधिकतम 7, न्यूनतम 5 और अधिकतम 9। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है आपका न्यूनतम 3 और अधिकतम 5, न्यूनतम 3 और अधिकतम 5, यानी विकल्प ए आपका सही है। 17 का विकल्प आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, और यह सब प्रावधान कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये भी जान लें। तो यह सब प्रावधान धारा 9 में दिया गया है। ठीक, किसमें, धारा 9 में यह सब बताया गया है। नगर पालिका परिषद की धारा 9 का के अधीन आरक्षण का आधार है, तो आरक्षण का आधार क्या होता है, जनसंख्या ही आरक्षण का आधार होती है। नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या कि कितना होता है पिछड़े वर्गों के लिए, यानी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है कितना होता है, वह होता है 27%, यानी विकल्प सी सही है। नगर पालिका में 9 का में आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत SC ST एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्राप्त है, तो कितना प्राप्त है, यह होता है 1/3। ठीक, 1/3 सबको प्राप्त है। नगर पालिका के विघटन होने पर उसके शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कौन करता है, तो इसमें जो दोस्तों जब नगर पालिका विघटन हो जाता है तो पूछ रहा है कि उसके शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कौन कर सकता है, तो उसके शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग जो है वह करता है जिला मजिस्ट्रेट करता है। प्रशासक का कार्यकाल होता है, तो प्रशासक का कार्यकाल कितना होता है, 6 माह। नई नगर पालिका परिषद गठित होने तक ए एवं बी में से जो भी पहले हो, तो इसमें जो है आपका विकल्प सी सही है, जो भी पहले हो इनमें से। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, नगर पालिका के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है, तो इसका जो है
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला जो है राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्याशी के पृष्ठभूमि के संबंध में सूचनाओं का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह प्रावधान दिया गया है आपका धारा 13 खा में, यानी विकल्प जो आपका डी सही है। नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने योग्य अर्ह नहीं होता है, यानी कि नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य, ए एवं बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है विकल्प आपका सी सही है, यानी कि दोनों जो हैं वो नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 कक्षों की मतदान सूची में रजिस्टर्ड है और दोनों कक्षों में मतदान करता है तो उसका मत क्या होगा? तो उसका मत जो होगा वह 0 हो जाएगा। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य की मृत्यु या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर रिक्ति भरी जाएगी। तो रिक्ति कैसे भरी जाएगी? अगर मान लीजिए कोई निर्वाचित सदस्य है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो विकल्प दिया है जब उसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक शेष हो, जब उसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक शेष हो, जब उसकी अवधि 6 वर्ष से अधिक शेष हो, जब उसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक शेष हो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका विकल्प ए, जब उसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक शेष हो तब वह भरी जाएगी। 1 वर्ष से कम होगा तो नहीं भरी जाएगी। नगर पालिका अधिनियम के अधीन निर्वाचन याचिका किसके समक्ष की जाती है? यानी कि नगर पालिका अधिनियम की निर्वाचन याचिका किसके समक्ष की जाती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है जिला न्यायाधीश के समक्ष की जाती है। अगला जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद कितने दिन के भीतर याचिका प्रस्तुत की जाती है? तो मान लीजिए अगर रिटर्निंग ऑफिसर है और उसने निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिया है और किसी को उस परिणाम पर कोई आपत्ति है तो कितने दिन के परिणाम घोषित होने के कितने दिन के भीतर जो है याचिका को प्रस्तुत की जाती है? तो इसमें प्रस्तुत की जाती है 30 दिनों के भीतर ही वह याचिका प्रस्तुत की जाती है। निर्वाचन याचिका किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है? अब ऊपर था कि कितने दिन के भीतर, और फिर अगला क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत वह प्रस्तुत की जाती है। तो यह धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है निर्वाचन याचिका। अगला जो है आपका निर्वाचन याचिका द्वारा आपत्ति का आधार नहीं है। इसमें कौन सा आधार नहीं है? मत देने के लिए अर्ह व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में नहीं है, याचिकाकर्ता का नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति 1 से अधिक मतों के अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया, उम्मीदवार के पक्ष में मत न देने के लिए धन दिया गया है। अब इसमें से पूछ रहा है कि निर्वाचन याचिका द्वारा आपत्ति का आधार नहीं है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हुआ ए, मत देने के लिए अर्ह व्यक्ति का नाम निर्वाचन नामावली में नहीं है। ठीक, यह जो है आपका निर्वाचन याचिका का आधार नहीं है। निर्वाचन याचिका द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने का आधार किस धारा में किया गया है? निर्वाचन याचिका द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने का आधार किस धारा में दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका धारा 19 में दिया गया है। जो आधार दिया गया है चुनौती के वो धारा 19 में दिया गया है। जिला न्यायाधीश के विनिश्चय से क्षुब्ध व्यक्ति को उपचार है तो उसको क्या उपचार प्राप्त है? अगर मान लीजिए जिला न्यायाधीश के निर्णय से कोई व्यक्ति क्षुब्ध है यानी पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिला है, तो उसको इसमें नगर पालिका अधिनियम में क्या उपचार दिया गया है? तो उसको उपचार प्राप्त है पुनर्विलोकन का, वह उसके आदेश का, उसके निर्णय का पुनर्विलोकन करा सकता है। अब जिला न्यायाधीश के पुनर्विलोकन आदेश के कितने दिन के भीतर दाखिल किया जाता है? यानी जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विलोकन आदेश के कितने दिन के भीतर याचिका दाखिल किया जाता है? अब इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वह है 30 दिन के भीतर। यानी कि अगर मान लीजिए जो जिला न्यायाधीश है उसने कोई निर्णय दिया है तो उसके निर्णय का पुनर्विलोकन उसके निर्णय के कितने दिन के भीतर दाखिल किया जाता है? तो पुनर्विलोकन के लिए उसके निर्णय के 30 दिन के भीतर पुनर्विलोकन याचिका दायर की जाती है। क्या जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देश कर सकता है? विकल्प है हाँ लेकिन विधि प्रश्न पर, हाँ विधि एवं तथ्य के प्रश्न पर, नहीं हाँ लेकिन विधि के सारवान प्रश्न पर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, हाँ केवल विधि के प्रश्न पर। नगर पालिका गठन निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं होगी? निर्वाचित सदस्यों की संख्या नगर पंचायत की दशा में 10 से 24 तक होगी,
निर्वाचित सदस्यों की संख्या नगर पालिका परिषद की 25 से 55 तक होगी। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं भी शामिल होंगे। नगर पालिका के 12 अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो डी वाला विकल्प है वही शर्त जो है उसमें नगर पालिका के गठन में सम्मिलित नहीं है। ये शर्त जो है डी वाला वो सम्मिलित नहीं है और सभी सम्मिलित है। नगर पालिका के कार्यकाल के संबंध में क्या असत्य है? इसके कार्यकाल के संबंध में क्या असत्य है? यह प्रथम बैठक के दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नया निर्वाचन कार्यकाल समाप्ति के 6 मास पूर्व कराया जाएगा। यदि शेष अवधि 4 मास से कम है तो नया निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। विघटन के बाद चुनी गई महापालिका का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ है आपका सी। यदि शेष अवधि 4 मास से कम है तो नया निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या असत्य है। ठीक, तो आपका विकल्प जो है आपका सी जो है इसमें वही असत्य है। धारा 12D के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा यदि वह यानी कि वह अयोग्य होगा, यदि वह भारत का नागरिक ना हो, निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, किसी विधिक उपबंध के अधीन मत देने हेतु अयोग्य हो यानी अनर्ह हो। ठीक, अब इसमें जो है कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी जो है यही सही है, यानी कि 12 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य होगा यदि वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक, यानी कि 30 वर्ष की आयु उसका पूर्ण होना जरूरी है। यह मिलान करने वाला। तो इसमें आप जान लीजिए कि कौन सा विकल्प पहले सही है। तो इसमें 39 का जो है आपका बी सही है। अब बी के हिसाब से आपको मिलान करना है। दुराग्रह पूर्वक भिक्षा मांगना, तो ये है 50 रुपये दंड उस पाएगा। मार्ग के नियमों की उपेक्षा अगर करेगा तो 10 रुपये का दंड पाएगा। उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना, तो यह जो उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना यह 20 रुपये का दंड पाएगा। हाथी आदि को उचित दूरी पर हटाने में विफल होना, न्यूनतम 20 रुपये का दंड उसको भी दिया जाएगा। असत्य कथन को इंगित कीजिए। धारा 12 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं पर है। कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा। निर्वाचक नामावली सुधार के संबंध में उपबंध 12 में है। निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण धारा 12 से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है डी, यानी कि इसमें जो है यही असत्य है। निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण धारा का से संबंधित है, इसमें कहा गया, जबकि वह 12 से संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका 41। 12 के अनुसार जो है आपका निर्वाचक नामावली में ये जो आपका 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग किसके संबंध में आदेश नहीं दे सकता है? मतदाताओं की पहचान के संबंध में, मतदान के समय के संबंध में, निर्वाचनों में मतदान की रीति के संबंध में, पीठासीन अधिकारी का नाम सुझाने के संबंध में। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वह है आपका डी, यानी पीठासीन अधिकारी का नाम सुझाने के संबंध में जो है राज्य निर्वाचन आयोग आदेश नहीं दे सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है 42। निर्वाचन याचिकाओं पर किस अधिनियम में वर्णित वादों की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है अनुसरण किया जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का अनुसरण किया जाएगा। अगला जो है जिला न्यायाधीश किसी ऐसे उम्मीदवार के बारे में जिसने भ्रष्ट आचरण किया हो उसे कितनी अवधि तक के लिए किसी पद पर बने रहने हेतु अनर्ह घोषित कर सकता है, यानी अयोग्य घोषित कर सकता है? तो वह है 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। इसमें विकल्प जो है आपका सही है वह है 5 वर्ष के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका भ्रष्ट आचरण का उदाहरण नहीं है। किसी उम्मीदवार के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगना, परपीड़न की धमकी देकर वोट मांगना, जाति संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना, धन का लालच देकर वोट मांगना। तो इसमें कौन सा भ्रष्ट आचरण नहीं है? तो इसमें जो है किसी उम्मीदवार के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगना या भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाता। भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है। तो भ्रष्ट आचरण को कहाँ परिभाषित किया गया? धारा 23, धारा 25, धारा 28, धारा 45।
तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर वो है धारा 28 में भ्रष्टाचारण को परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका को विघटित कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार किस धारा के अंदर नगर पालिका को विघटित कर सकती है? तो यह जो है कर सकती है धारा 30 के अंतर्गत कर सकती हैं। नगर पालिका के ऐसे आदेश को जिससे शांति भंग होने की संभावना है को निम्न में से कौन प्रतिषिद्ध कर सकता है? इसमें से कौन प्रतिषिद्ध कर सकता है? विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो उपर्युक्त सभी जो हैं नगर पालिका के ऐसे आदेश को जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, ये सभी जितने भी अधिकारी हैं वो प्रतिषिद्ध कर सकते हैं। राज्य सरकार, विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट सभी जो हैं इसको प्रतिषिद्ध कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण अधिकारिता किस धारा में दी गई है? यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, इसको होना चाहिए किस धारा में दी गई है? तो यह जो दिया गया है वह दिया गया है धारा 36 में दिया गया है, वह विकल्प सी सही है। नगर पालिका के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो नगर पालिका के सदस्यों को जो है हटा सकता है राज्य सरकार, यानी विकल्प सी आपका सही है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो सिर्फ देख करके मत छोड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और बेल आइकन को दबा लिया करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वॉच कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि आपका MCQS सेंटर के नाम से है, MCQS सेंटर के नाम से है। और एक है ग्रुप भी है जो कि लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पर है। तो आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसमें GS के भी पढ़ते रहते हैं, इसमें सिर्फ लॉ की चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट केस लॉ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।